हाय एवरीवन, वेलकम टू द बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। आज के इस सेशन में हम 25 एमसीक्यूज़ कवर करेंगे, साथ ही साथ इसके एक्सप्लेनेशन को भी देखेंगे। ये पार्ट 2 है एंड पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा क्या कह रहा है। द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल चेंजेस, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी इन्वायरमेंट में होता है उसको देखते हुए रिस्पॉन्स करते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? तो आप पॉज करो इस वीडियो को और अपने आंसर को चूज़ करो। ऑप्शन ए आपका क्या है? ग्रोथ, अडाप्टेशन, कॉन्शियसनेस और रेस्पिरेशन। तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है हमारी कॉन्शियसनेस। ओके, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। तो एनसीईआरटी टिप क्या है? द एबिलिटी टू सेंस द एनवायरनमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। हमारी एबिलिटी कि हम इन्वायरमेंट में जो हो रहा है उसको सेंस कर सकें और उसके अकॉर्डिंग हम अपना स्टिमुलाई देते हैं, इसे हम कहते हैं कॉन्शियसनेस। ठीक है, विच इज़ रिगार्डेड एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। कॉन्शियसनेस को हम रिगार्ड करते हैं एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। नीट मेमोरी ट्रिक क्या कह रही है आपकी? स्टिमुलस हुआ, आपने रिस्पॉन्स दिया, इक्वल्स टू क्या कहलाता है? ये कॉन्शियसनेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 हमारा क्या है? which one of the following is not considered a living organism according to NCERT? ओके, तो ऑप्शन है हमारे बैक्टीरिया, वायरस, मैंगो ट्री एंड ह्यूमन बीइंग। तो ऑप्शन बी विच इज़ वायरस। वायरस को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं माना जाता है NCERT में जो हमारा दिया हुआ है। और कब नहीं माना जाता है? जब ये होस्ट सेल के बाहर होता है। वायरसेस क्या होते हैं? ए सेल्यूलर होते हैं। ठीक है, ए सेल्यूलर होते हैं, मीन्स इनके पास सेल नहीं होता है, डिवॉइड ऑफ सेल होते हैं। ठीक है, इनके पास क्या होता है? या तो सिर्फ डीएनए या तो सिर्फ आरएनए होता है और प्रोटीन कोट होती है। ठीक है, तो वायरस को हम ए सेल्यूलर कहते हैं क्योंकि इनके पास कोई सेल नहीं होता और ये होस्ट के सेल के ऊपर अपनी टोटली रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर ये होस्ट सेल के बाहर रहे तो इनका कोई वजूद नहीं होता। ओके, तो वायरसेस जो होते हैं वो अकॉर्डिंग टू NCERT एक लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। NCERT टिप अगर हम देखें तो वायरसेस आर इनर्ट आउटसाइड द होस्ट एंड एग्जिबिट लिविंग कैरेक्टरिस्टिक ओनली इन साइड लिविंग सेल्स। ठीक है, इनके पास लिविंग कैरेक्टर्स तभी आते हैं जब ये किसी लिविंग सेल के अंदर होते हैं, दैट इज़ होस्ट के कांटेक्ट में आते हैं। जब ये होस्ट सेल में आते हैं तभी ये लिविंग होता है, इनके पास लिविंग प्रॉपर्टीज़ आती हैं। ठीक है, वायरसेस क्या होते हैं? इनर्ट होते हैं आउटसाइड। ठीक है, नीट मेमोरी ट्रिक हमारी क्या कह रही है? वायरस इक्वल्स टू लिविंग ओनली इनसाइड द होस्ट। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि क्या है ये वायरस जो है वो सिर्फ और सिर्फ तभी लिविंग कहला सकते हैं जब वो इन होस्ट सेल के अंदर होंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 हमारा क्या कह रहा है? द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन द बॉडी इज़ नोन एज। ठीक है, जो भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर होते हैं सब मिला जुला के उन्हें हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो मेटाबॉलिज्म इंक्लूड्स ऑल द एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। नीट मेमोरी ट्रिक क्या है हमारी? एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म इक्वल्स टू क्या कहलाता है? हमारा मेटाबॉलिज्म कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, अगर आपने मेरा पहले वाला वीडियो यानी जो 25 MCQs पे जो बेस्ड था वो अगर वीडियो आपने देखा होगा या फिर जो मैंने ये चैप्टर आपको पढ़ाया है द लिविंग वर्ल्ड, वो अगर आपने देखा होगा तो मैंने उसमें आपको एक चार्ट बताया था, एक शॉर्ट फॉर्म उस चार्ट का SG फॉक PK। ठीक है, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम। तो इस ही ऑर्डर के ऊपर ये बेस्ड क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है? हमारा बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को पूछ रहा है। तो हमारा बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है? स्पीसीज़ होता है। ओके, स्पीसीज़। ठीक है, सबसे लोअर लेवल पे ये होता है एंड सबसे हायर लेवल पे किंगडम होता है। ठीक है, तो हमारा सबसे बेसिक यूनिट क्या हुआ? ऑप्शन सी, स्पीसीज़। स्पीसीज़ इज़ द स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए। नीट मेमोरी ट्रिक क्या है? स्पीसीज़ को आप कैसे याद कर सकते हो? तो स्पीसीज़ इक्वल्स टू स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 30, मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीसीज़ आर केपेबल ऑफ। ठीक है, सेम स्पीसीज़ के मेंबर किस चीज़ के कैपेबल होते हैं? ऑप्शन है हमारे क्या? लिविंग इन डिफरेंट किंगडम्स। ऑप्शन बी, इंटरब्रीड अंडर नेचुरल कंडीशंस।
ऑप्शन सी बिलोंगिंग टू डिफरेंट फाइला, ठीक है। ऑप्शन डी प्रोड्यूसिंग स्टेराइल हाइब्रिड्स ओनली। तो जो ऑर्गेनिजम्स सेम मेंबर्स के सेम स्पीसीज़ के होते हैं वो मेंबर्स जो है इंटरब्रीड कर सकते हैं, ठीक है। इंटरब्रीड करते हैं अंडर नेचुरल कंडीशंस। ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग्स टू द सेम स्पीसीज़ कैन नेचुरली इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। वो ऑर्गेनिज्म जो सेम स्पीसीज़ में होते हैं, सेम स्पीसीज़ से बिलोंग करते हैं, वो नेचुरली इंटरब्रीड कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। व्हाट इज़ फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग? तो फर्टाइल मीन्स वो ऑफ स्प्रिंग्स आगे चल के रिप्रोड्यूस करके और फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग्स बना सकते हैं, ठीक है, प्रोजेनी बढ़ा सकते हैं। नीड मेमोरी ट्रिक हमारी क्या कह रही है? स्पीसीज इक्वल्स टू क्या होता है? सिमिलर प्लस फर्टाइल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। स्पीसीज़ क्या होती है? हमारी बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, ओके, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। क्वेश्चन नंबर 31 हमारा क्या कह रहा है? अ जीनस इज़ अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड, ठीक है। जीनस किन क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है। तो जीनस हमारे पास क्या कंटेन करता है? देखिए ऐसे याद रखो आप, SG फॉक PK से याद रखा था हमने, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है किसकी? जीनस के बारे में। तो इसके जीनस के बाद जो होता है, जीनस के अंदर जो होते हैं वो स्पीसीज़ वाले जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं ना वो क्लोजली रिलेटेड होते हैं, ठीक है, स्पीसीज़ वाले, ठीक है। जीनस कंसिस्ट ऑफ वन और मोर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज शेयरिंग मैनी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। नीड मेमोरी ट्रिक क्या है? मैनी स्पीसीज इक्वल्स टू वन जीनस। तो क्वेश्चन नंबर 31 इसका आंसर हमारा क्या होगा? जीनस इज़ अ ग्रुप। जीनस के अंदर कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं? वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि क्लोजली रिलेटेड होते हैं, ठीक है, किससे? स्पीसीज से। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 अ फैमिली इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड, ठीक है। तो वही चीज़ आई SG फॉक, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन हमारा जीनस होगा, जेनेरा, ओके। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हुआ। अ फैमिली इज़ फॉर्म बाय ग्रुपिंग टुगेदर रिलेटेड जेनेरा। मेमोरी ट्रिक क्या है? मैनी जेनेरा इक्वल्स टू वन फैमिली। क्वेश्चन नंबर 33 एन ऑर्डर इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड, ठीक है। एक ऑर्डर क्या है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड। तो वही देखेंगे हम SGFO, तो फैमिलीज़, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। रिलेटेड फैमिलीज़ आर प्लेस टुगेदर इन द सेम ऑर्डर। नीड मेमोरी ट्रिक क्या है हमारी? बहुत सारी फैमिली आती है किसमें? एक ऑर्डर में, ओके। क्वेश्चन नंबर 34 अ क्लास इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड। देखिए वही चार्ट अगर आपको याद रहेगा ना SG फॉक PK वाला, तो आप ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल आराम से कर लोगे। तो क्लास में कैसे ऑर्गेनिजम्स ग्रुप होते हैं? ऑर्डर वाले, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हुआ। ऑर्डर से रिलेटेड ऑर्डर्स आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म अ क्लास। मैनी ऑर्डर इक्वल्स टू वन क्लास, ओके। क्वेश्चन नंबर 35 विच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कम्स इमीडिएटली अबव क्लास, ठीक है। क्लास के ऊपर क्या आता है, ठीक है। तो SG फॉक P के ऊपर की बात कर रहा है तो फाइलम आता है हमारा, ठीक है। फाइलम वर्ड हम यूज़ करते हैं तब जब हम एनिमल्स का क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है, एनिमल्स का। लेकिन अगर हम प्लांट का क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसी फाइलम को हम डिवीज़न कहते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि क्लास के ऊपर जस्ट क्या आता है? तो क्लास के ऊपर आपका क्या आता है? फाइलम आता है, डिवीज़न आता है, ओके। तो NCERT टिप क्या है आपका? द टैक्सोनॉमिक हायरार्की था आपका SG फॉक PK, ठीक है। ये आपका सबसे लोअर लेवल पे स्पीसीज़, सबसे हायर लेवल पे आपका किंगडम है, ठीक है। तो नीड मेमोरी ट्रिक क्या है आपकी? SG फॉक PK, ठीक है। कमेंट बिलो इफ़ यू कैन रिमेंबर द एंटायर टैक्सोनॉमिक हायरार्की विदाउट लुकिंग। आई होप जो मैंने आपको बार बार ये शॉर्ट फॉर्म्स बताए हैं SG फॉक PK वाले, ये हायरार्की आपको याद हो गई होगी, ठीक है। तो यहीं पे ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। इस टाइप से भी क्वेश्चंस आते हैं तो आपको ध्यान में रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 36 इन प्लांट्स द टर्म इक्विवेलेंट टू फाइला इज, ठीक है। फाइलम, प्लांट में फाइलम किसके इक्वल है? तो डिवीज़न के इक्वल है, ठीक है। प्लांट्स के लिए हम डिवीज़न यूज़ करते हैं, ओके, एंड एनिमल्स के लिए हम फाइलम यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है? 37 द हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इज, ठीक है। तो हाईएस्ट जो होगी वो किंगडम होगी और लोवेस्ट अगर पूछता तो क्या होती है? हमारी स्पीसीज़ होती, ओके।
highest rank is for kingdom. Question number 38. As we move from species to kingdom, ठीक है, species to kingdom, the number of common characters generally, तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर क्या होता है जब हम स्पीसीज से यानी लोअर लेवल से हायर लेवल की तरफ बढ़ते हैं, तो जनरली नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स जो होते हैं वो डिक्रीज होते हैं. ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हुआ. हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इंक्लूड मोर ऑर्गेनिज्म बट दे शेयर फ्यूअर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक. नीट मेमोरी ट्रिक क्या है? गो अप द हायर की, सिमिलैरिटी गोज़ डाउन. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, याद रखिए. जैसे जैसे हम SG फॉक पीके वाली हायरकी में ऊपर जाते हैं, दैट इज़ किंगडम की तरफ जाते हैं, जो सिमिलैरिटी बिटवीन ऑर्गेनिज्म जो है वो घटती जाती है, डिक्रीज होती है. ओके. क्वेश्चन नंबर 39. विच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कंटेन्स ऑर्गेनिजम्स विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज़. ठीक है, पीछे जो क्वेश्चन पूछा था आपका, बस उसी चीज़ को यहाँ पे घुमा करके पूछ लिया है, थोड़ा इसको इन्वर्ट अपोजिट कर लिया. यहाँ पे क्या पूछा? कौन सा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जो है वो उन ऑर्गेनिज्म को कंटेन करेगा जिसके पास जिनमें सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होगी. ठीक है, अगर यहाँ पे सिमिलैरिटीज़ की जगह डिससिमिलैरिटी पूछा होता, ठीक है, या डिफरेंस पूछा होता, तो आपका आंसर क्या होता? किंगडम होता. ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे हम हायरकी में ऊपर जा रहे हैं सिमिलैरिटी डिक्रीज़ हो रही है. बट यहाँ पे क्या पूछ रहा है? मैक्सिमम. तो जैसे ही हम उस हायरकी में नीचे आएंगे, ठीक है, नीचे आएंगे, तो क्या होगी? सिमिलैरिटी जो होगी वो इंक्रीज़ होगी. ठीक है, सिमिलैरिटी जो होगी वो इंक्रीज़ होगी. ठीक है, तो हम स्पीसीज़ की तरफ जब बढ़ेंगे तो क्या होगी? नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज़ जो होगी वो इंक्रीज़ होगी, मैक्सिमम होगी. ठीक है, एक आप याद रखो, किंगडम की तरफ जाओगे तो सिमिलैरिटी घटेगी, और अगर स्पीसीज़ की तरफ आ पाओगे तो सिमिलैरिटी बढ़ेगी. ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा करेक्ट? डी ऑप्शन करेक्ट हो गया. स्पीसीज़ इक्वल्स टू मैक्सिमम सिमिलैरिटीज़. ओके, अगर वही किंगडम होता, किंगडम इक्वल्स टू क्या होता? मिनिमम सिमिलैरिटी. ओके, मिनिमम सिमिलैरिटी. क्वेश्चन नंबर 40. विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कंटेन्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म. ठीक है, सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म किन कैटेगरी में रखे जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म आपके रखे जाते हैं किंगडम में. ओके, किंगडम इज़ द ब्रॉडेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड कंटेन्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म. लार्जेस्ट ग्रुप क्या है हमारा? किंगडम है. ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या बोल रहे हैं? एक चैलेंज दे रही हूँ मैं. कैन यू राइट द कंप्लीट टैक्सोनॉमिक हायरार्की विदाउट लुकिंग? ट्राई इट बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, पहले आप लिखो हायरार्की को आपने लर्न किया या नहीं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 41. हर्बेरियम इज़ अ कलेक्शन ऑफ. तो हर्बेरियम क्या होता है? लिविंग प्लांट का कलेक्शन होता है इन अ ड्राइड फॉर्म. तो ऑप्शंस क्या क्या है? लिविंग प्लांट, ऑप्शन बी ड्राइड एंड प्रेस्ड प्लांट स्पेसिमेंट्स माउंटेड ऑन शीट्स. ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सबसे करेक्ट आंसर बैठता है. एक हार्बेरियम जो होता है वो कलेक्शन होता है किसका? सूखे हुए और प्रेस्ड प्लांट स्पेसिमेंट्स का, जिन्हें हम चिपका के रखते हैं किसके ऊपर? शीट के ऊपर रखते हैं. ठीक है, सपोज़ करिए ये हमने एक पेपर लिया, ठीक है, या शीट लिया, इसके ऊपर मैंने एक रोज़ प्लांट से एक ब्रांच ली, और उस जो प्लांट हम लेते हैं उसमें हम ध्यान रखते हैं कि उसमें एक फ्लावर भी आ जाए, उसमें एक बड भी आ जाए, और उसमें लीफ भी आ जाए, और अगर पॉसिबल है तो फ्रूट भी आ जाए. ठीक है, तो ये 4 चीज़ें तो होना किसी प्लांट स्पेसिफिक में फॉर हार्बेरियम इम्पॉर्टेंट है, कंपल्सरी है. ओके, तो हार्बेरियम इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेंट्स माउंटेड ऑन हार्बेरियम शीट्स फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस. ठीक है, हार्बेरियम से याद रखो आप, हार्बेरियम हर्ब्स क्या होते हैं? प्लांट्स होते हैं. ठीक है, तो याद करने का एक तरीका है. क्वेश्चन नंबर 42 हमारा क्या कह रहा है? हर्बेरियम शीट्स यूजुअली कंटेन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट. ठीक है, जब हम हर्बेरियम शीट बनाते हैं, ठीक है, ये मान लीजिए आपकी हर्बेरियम शीट थी, यहाँ पे हमने प्लांट को माउंट कर रखा है. ठीक है, तो हम यहाँ एंड पे राइट साइड पे कुछ इन्फॉर्मेशंस लिखते हैं हार्बेरियम जो हमने प्लांट कलेक्ट किया है उसके बारे में. ठीक है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? साइंटिफिक नेम ऑफ द प्लांट होता है, फैमिली नेम भी होता है, डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन भी होता है, उसका वर्नाक्यूलर दैट इज़ लोकल नेम भी होता है उस प्लांट का. क्या नहीं होता है? तो ब्लड ग्रुप ऑफ द डोनर कलेक्टर नहीं होता. ठीक है, किसने उस प्लांट को कलेक्ट किया है उसका ब्लड ग्रुप नहीं होता है यहाँ पे.
ठीक है। तो हर्बेरियम शीट्स यूजुअली कंटेन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, उनके पास उस हर्बेरियम शीट पे ब्लड ग्रुप जिसने उस प्लांट स्पेसिमेन को कलेक्ट किया उसका ब्लड ग्रुप मेंशन नहीं होता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हुआ। ठीक है। हर्बेरियम लेवल इक्वल्स टू प्लांट इन्फॉर्मेशन नॉट पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ठीक है। एनसीईआरटी टिप्स क्या है? हर्बेरियम लेबल्स इंक्लूड साइंटिफिक नेम्स, फैमिली, उस प्लांट की फैमिली, ना कि कलेक्टर की। ठीक है। फैमिली ऑफ द प्लांट, कलेक्टर्स नेम, डेट एंड प्लेस ऑफ द कलेक्शन, बट नॉट पर्सनल मेडिकल इंफॉर्मेशन ऑफ द कलेक्टर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, अ बोटानिकल गार्डन इज मेनली यूज्ड फॉर। तो बोटानिकल गार्डन का हम यूज़ करते हैं फॉर प्रिजर्विंग द लिविंग प्लांट। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। बोटानिकल गार्डन इक्वल्स टू लिविंग प्लांट। बोटानिकल गार्डन्स जो होते हैं वो मेंटेन करते हैं क्या? कलेक्शन ऑफ प्लांट्स को। क्यों? ताकि हम उसका आइडेंटिफिकेशन कर सकें, उसको हम कंजर्व कर सकें, उस पर हम कुछ रिसर्च कर सकें और एजुकेशन पर्पस के लिए हम इसे प्रिजर्व करते हैं। यहाँ पे बोटानिकल गार्डन बनाते हैं। आप बताओ मुझे कमेंट करके कि बोटानिकल गार्डन जो है वो एक्स सिटू का कंजर्वेशन का एग्जांपल है या इन सिटू कंजर्वेशन का एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 44, विच टैक्सोनॉमिकल एड मेंटेन्स कलेक्शन ऑफ लिविंग एनिमल्स इन प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट। ठीक है। क्या बोल रहा है कि एक टैक्सोनॉमिक एड है इन चारों में से कोई एक जो कि मेंटेन करता है लिविंग एनिमल्स को। ठीक है। इन प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट। हर्बेरियम ऑप्शन क्या है आपका? हर्बेरियम। तो हर्बेरियम में क्या होता है? प्लांट्स को रखा जाता है, प्लांट्स यूज़ होते हैं। तो ये तो ऑप्शन कट हो गया आपका। म्यूज़ियम में ज़्यादातर ओल्ड चीज़ें आती हैं, ठीक है, देखने को मिलती है, तो ये भी ख़त्म हो गया। फ्लोरा इज़ समथिंग रिलेटेड टू फ्लावर्स। ठीक है। तो ये भी प्लांट्स में गया आपका। तो जूलॉजिकल पार्क जो है वो एक ऐसा टैक्सोनॉमिक एड है जो कि मेंटेन करता है लिविंग एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है। इन देयर प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट। तो जूलॉजिकल पार्क्स कीप लिविंग वाइल्ड एनिमल्स इन प्रोटेक्टेड हैबिटेट्स फॉर कंजर्वेशन, एजुकेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस। ओके। तो जूलॉजिकल पार्क ये कैसा है? एक सिटू एग्जाम्पल है या इन सिटू एग्जाम्पल है? तो जूलॉजिकल पार्क जो है वो एक सिटू का एग्जाम्पल है कंजर्वेशन का। ठीक है। एक सिटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है हमारा जूलॉजिकल पार्क। नाउ क्वेश्चन नंबर 45, म्यूजियम्स आर इम्पॉर्टेंट टैक्सोनॉमिकल एड्स बिकॉज दे प्रिजर्व। तो मैंने पीछे बताया आपको कि म्यूजियम्स में आपको ज़्यादातर पुरानी चीज़ें देखने को मिलती हैं या फिर प्रिजर्व्ड प्लांट्स और एनिमल्स देखने को मिलते हैं, स्पेसिमेंस देखने को मिलते हैं ताकि हम उस पर पढ़ाई कर सकें। म्यूजियम्स प्रिजर्व्स प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पेसिमेंस ऑफन इन jars containing preservation or as dried stuff or skeleton preparations. Okay. म्यूजियम इक्वल्स टू प्रिजर्व्ड स्पेसिमेंस। क्विक चेक हमारा क्या है? हर्बेरियम में हम ड्राइड प्लांट रखते हैं, बोटानिकल गार्डन में हम लाइव प्लांट रखते हैं, जूलॉजिकल पार्क में हम लाइव एनिमल्स रखते हैं एंड म्यूजियम में हम प्रिजर्व्ड स्पेसिमेंस रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, टैक्सोनॉमिक कीज़ आर मेनली यूज्ड फॉर। तो टैक्सोनॉमिक कीज़ का मेनली यूज़ होता है किस लिए? प्रिजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म और क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम्स। तो आपको ये तीनों तो सिमिलर लग सकते हैं बट ये तो टोटली फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल ही गलत होगा। किसी ऑर्गेनिज्म को हम प्रिजर्व करके रखते हैं ताकि हम उसका आइडेंटिफिकेशन कर सकें। ओके। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। Taxonomic keys helps in the identification of plants and animals based on their contrasting characteristic. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, टैक्सोनॉमिक कीज आर बेस्ड ऑन। तो पीछे ये रहा आपका एनसीईआरटी टिप में दिया था क्या? कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। तो टैक्सोनॉमिक कीज जो होती है वो बेस्ड होती है हमारे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पे। Each step in taxonomic key consists of two contrasting statements, a couplet. Choosing the correct statement helps identify the organism. ठीक है। तो की आपकी क्या है? टू choices at every step. Question number 48, फ्लोरा प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट। तो फ्लोरा एंड फाउना दो होता है। ठीक है। तो फ्लोरा इज ऑलवेज समथिंग रिलेटेड टू फ्लावर्स यानी प्लांट्स। ठीक है। तो प्लांट्स ऑफ पर्टिकुलर रीजन। अगर फ्लोरा की जगह फाउना होता तो होता आपका क्या? एनिमल्स से रिलेटेड। ठीक है।
तो फ्लोरा इज़ अ बुक containing information about the plant found in specific geographical area. Flora equals to flower equals to plants. Okay. Question number 49. Fauna refers to the, तो fauna के बारे में मैंने भी आपको बताया, animals of a region. Option B हमारा करेक्ट हुआ. Fauna includes all the animal species found in particular geographical region. Fauna equals to animals. Question number 50 and the last question. मैनुअल्स आर यूज़फुल बिकॉज दे कंटेन्स. तो मैनुअल्स क्या होते हैं? मैनुअल्स हमें हेल्प करते हैं टू आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म occurring on a specific region and provide information useful for taxonomic studies. ठीक है. मैनुअल इक्वल्स टू फील्ड गाइड फॉर आइडेंटिफिकेशन. ठीक है. तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हुआ, इन्फॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ पर्टिकुलर एरिया. ठीक है. तो मैनुअल्स का यूज़ होता है, ये किस लिए यूज़फुल है? क्योंकि ये हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं ताकि हम किसी ऑर्गेनिज्म को पहचान सकें किसी पर्टिकुलर एरिया की. ठीक है. आई होप आपको आज का सेशन यूज़फुल लगा होगा. नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस और आएंगे, साथ ही साथ हम उसके एक्सप्लेनेशन को भी देखेंगे चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड पे. ठीक है. तो आज ये अप्रॉक्स 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ. पार्ट 1 में 25 क्वेश्चन थे, पार्ट 2 में ये 25 क्वेश्चन है. ठीक है. अप्रॉक्स 200 क्वेश्चन मैं कराऊंगी द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर पे. ओके. आई होप आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करोगे एंड बायोलॉजी कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब भी करोगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.